हमने जो रुख किया है वो किया है फिर से वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी की तरफ, और ये वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी जो है वो कहलाती है अरस्तु की और सोक्रेटिस से जो शुरू हुई थी। तो सोक्रेटिस से जो शुरू हुआ फिलॉसफी का सफ़र, तो सोक्रेटिस की मैंने एपिस्टेमोलॉजी आपको बयान की थी। आज मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ा ही देर, वो रखूंगा प्लेटो यानी कि अफलातून, जो सोक्रेटिस का यानी कि सुकरात का जो शागिर्द था, उसके उसका जो नज़रिया था और उसने जो जाब्ते रखे हैं इल्म हासिल करने के, वो क्या है। तो इन्होंने कुछ जाब्ते रखे हैं एपिस्टेमोलॉजी के दरमियान ताल्लुक से, कि किन जरिए से जो है एपिस्टेमोलॉजी इल्म हासिल किया जा सकता है, यानी कि हम यकीनी इल्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने रखा जो इनका था प्लेटो का जो नज़रिया था, इल्म के अहम ज़ाब्ते हैं जो, तो वो थे सबसे, तो उसमें इल्म के अहम ज़ाब्ते हैं जो, तो वो थे सबसे पहला था डोक्सा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का फ़र्क। तो उसमें क्या था कि एक सेकेंड है, मुझे थोड़ा टाइम दे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ज़ाब्ता क्या था, ज़ाब्ता ये था कि प्लेटो ने इल्म की दो किस्में बयान की हैं और इनको दो हिस्सों में तकसीम किया है। अब वो क्या क्या है, एक है ओपिनियन, कि ये जो फर्स्ट है इसका डोक्सा है, जो मैंने इस अल्फाज के पिछले मतलब आपको तर्जुमा किया था कि किसी बात को जिस तरह से मान लेना बगैर रीजनिंग के या बगैर किसी पुख्ता इल्म के, नॉलेज के, तो उसको डोक्सा कहते हैं। ओपिनियन भी लगा सकते हैं, उसने इसका ओपिनियन भी इसका जिक्र किया है। तो ये उसके नज़दीक सिर्फ अंदाजे और तजुर्बे पे मबनी होता है, इसका यकीनी इल्म होना लाजिम नहीं है। दूसरा है ट्रू नॉलेज, इसके इसके अंदर मतलब इसी जो उसने दो फ़र्क रखे हैं, दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला तो ओपिनियन यानी कि तजुर्बात पे मबनी होता है, कई तरह का होता है कि मान लीजिए जैसे किसी ने एक रिवाज बना लिया कि बिल्ली अगर सामने से चली जाए तो रास्ता काट कट जाता है और बुरा होता है, तो इस तरह के चीज़ों को डोक्सा कहा जाता है। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ट्रू नॉलेज, ये सिर्फ रीजनिंग और अकल के जरिए हासिल होती है और यकीनी होती है। ये उसने दो जाब्ते बताए। अब उसने इनको हासिल करने के क्या ज़रिए बताए, उसने जो उसका सबसे जो अहम पॉइंट है ना, वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को प्लेटो ने रखा है कि जो कुछ हम इस दुनिया में देखते हैं वो सिर्फ फॉर्म्स का एक नक्शा है। हकीकी इल्म सिर्फ इन फॉर्म्स की समझ हासिल करने से मिलता है। और इसको उसने अपनी किताब द रिपब्लिक में भी लिखा है, जो उसकी रिपब्लिक बुक है उसमें लिखा है। उसमें उसने जिक्र और भी चीज़ों किया है, यानी कि डायलेक्टिक मेथड का जो उसका था सुकरात का था वही उसने लिया है। और किस तरह से हम जो हैं सवालात उठा के या डिबेट्स करके उस तक पहुंचते हैं, ये भी उसने जिक्र किया है। एक और उसने जिक्र किया है एलिग्रोई ऑफ द केव, यानी कि उसने इसने जो एक कैटेगरी रखी है इसमें उसने एक मिसाल दी है कि आम लोगों की ज़िंदगी में जो हैं वो सिर्फ धुंधले नक्शे होते हैं जैसे वो देखते हैं, और जो लोग अकल का इस्तेमाल करते हैं वही लोग हकीकत तक पहुंचते हैं। प्लेटो के अंदर एक क्या बात थी, खास बात ये थी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था और वो एक आम इंसान को इंसान ही नहीं समझता था। उस लहजे से वो सोचता था बस ये इनका काम खाना पीना सोना है मर जाना है, इनका इससे ज़्यादा कुछ भी रोल नहीं है दुनिया में। असल काम जो है वो ज्ञानी लोगों का है, यानी कि जो नॉलेजेबल पर्सन है उसका है असल काम। तो वो यही कहता था कि ये जो आम लोगों की ज़िंदगी है वो सिर्फ धुंधले नक्शे की तरह होती है, यानी कि इल्यूजन की तरह। उन्हें जो चीज़ दिख रही है बस मान लेना है, बात खत्म। वो देखते हैं उस चीज़ को उसी तरह है जिस तरह उन्हें दिखती। लेकिन जो असल में ज्ञानी लोग होते हैं वही हकीकत तक पहुंचते हैं, यानी कि उन फॉर्म्स तक पहुंचते हैं जिनका जिक्र आगे आने वाला है। और
उसके इसने इसमें उससे तीसरा चीज क्या रखी कि इल्म का असल जो है वो अकल और इदराक है, यानी कि जो अकल से चीजें हासिल की जाएंगी वही असल चीजें होंगी। इस तरह के डोक्सा या इल्यूजन या तजुर्बात, इन चीजों को उसने आम लोगों के लिए छोड़ दिया। अकली लोगों के लिए उसने इल्म का यही ज़ाब्ता रखा है जो मैंने अभी बयान किया। तो उसने क्या करा कि उसने इनको एक हायरार्की के टाइप में रख दिया कि इल्म की दर्जाबंदी जिसको कहते हैं कि किस टाइप से। पहला उसने इमेजिनेशन वाला रखा, इमेजिनेशन जो है वो जैसे धुंधले नक्शे बनाते हैं और तजुर्बात वगैरह। फिर उसने इसको रखा कि अगर हम किसी चीज़ पे एतकाद करते हैं, यानी कि बिलीव करते हैं, जो दुनिया में चीज़ें हमें दिख रही हैं। फिर उसने करा कि इंटेलेक्ट, कि जो फॉर्म्स की समझ होती है वो इसको पूरी तरह से हासिल करना, पूरे इल्म को हासिल करना, ये अकल का काम है, रीजनिंग का काम है। तो उसके नज़दीक जो असल में है वो फॉर्म्स के इल्म को हासिल करना ही असल इल्म है। ये अब तक की बात को हमें समझ में आ गया है। अब इसको उसने अपनी किताबों में जिक्र किया है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ये दरअसल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि केव ऑफ एलोग्री ऑफ द केव, ये दरअसल दरअसल है क्या और वो कहता क्या है। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि उसने ये बयान किया इसमें कि अगर आप मान लीजिए एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग कैद हैं एक खान में या एक केव में, एक गार में। वो पैदा भी वहीं हुए और मर भी वहीं गए, तो उनकी जो औलादें पैदा होंगी वो भी वहीं पैदा होंगी। अब उसने क्या सिनेरियो दिया है कि चंद लोग एक गार में कैद हैं, उन पे जंजीरें जकड़ी हुई होती हैं, और ये लोग गार की दीवार पे जो है, यानी कि उस केव की दीवार पे शैडोज देखते हैं, यानी कि परछाइयां देखते हैं जो कहीं आग जलने की वजह से रोशन होने से सामने आ रही होती है। तो अब ये एक ही तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि ये गार में है तो ये एक ही तरफ देख रहे होते हैं। पर्दे के पीछे जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं इसका उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, और जो गार के अंदर लोग हैं उनको सिर्फ वो शैडोज ही चीज़ें दिखती हैं, वही परछाइयाँ दिखती हैं, और वो उन्हीं को असल मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या दिख रहा है। तो उनमें से एक शख्स आज़ाद हो जाता है, और जब एक दिन वो आज़ाद हो जाता है और चला जाता है, उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, वो किसी तरह से उस केव से बाहर निकल आता है। तो वो जब अपनी जंजीरों से आज़ाद होके देखता है पहली बार कि यार ये चीज़ें जो हैं वो शैडोज़ क्या बना रही थी, और शैडोज़ के पीछे दरअसल हकीकत क्या चीज़ है, यानी कि इंसान चल रहे हैं, औरत मर्द चल रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उठा के चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसको दिखती हैं। तो जब वो घर से बाहर, गार से बाहर आता है, तो उसकी आंखें जो हैं वो चौंधिया सी जाती हैं एकदम से कि उसने क्या देख लिया। लेकिन जब वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना शुरू करता है तो उसे हकीकत का पता चलता है, और वो उन चीज़ों को समझता है कि जो उस शैडो के पीछे असल में होती थी। तो वो शख्स घर के बाहर निकलता है और पहली बार वो सूरज देखता है, आसमान देखता है, ज़मीन देखता है। उसको समझ आता है कि असल रोशनी का जो माखज है वो सूरज है, जो सारी हकीकतों का रोशन करता है, यानी कि जो उन परछाइयों को बनाता है वो सूरज है, उसकी रोशनी है। और इसी तरह से जिस मकाम पे वो खड़ा है, जिस मकाम पे अब वो खड़ा है, वहां से वो अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू करता है, और वहां से वो समझना शुरू करता है कि दरअसल असल फॉर्म क्या है, असल फॉर्म वो थी जो उसको दिख रही है, या असल फॉर्म्स कुछ और है। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्म का इसने इस्तेमाल किया है ना, तो इसको कई तरह से हम इस्तेमाल किए कर सकते हैं। इसको हम एक मॉडल सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर्म एक सांचा होता है, या हम इसको एक बेसिक सी चीज़ समझ सकते हैं कि जो जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कि गुलाब का कॉन्सेप्ट एक फूल का कॉन्सेप्ट है, रोज का कॉन्सेप्ट, यानी कि फ्लावर। फ्लावर तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन फ्लावर को फ्लावर क्या चीज बनाती है, वो फ्लावरनेस होगी। इसी तरह से घोड़े भी बहुत सारे होंगे, गधे भी होंगे, खच्चर भी होंगे, लेकिन घोड़े को घोड़ा क्या बनाएगी, हॉर्स को हॉर्स बनाएगी, उसकी हॉर्सनेस। इस तरह से हम व्हाइट को देखते हैं, व्हाइट चीज को देखते हैं, तो व्हाइट चीज दरअसल क्या है, व्हाइट चीज उसकी असल चीज जो है वो व्हाइटनेस है। तो इस ये जो वाइटनेस, हॉर्सनेस, चीयरनेस और बाकी ये चीज़ें जो ली हैं, हॉर्सनेस, वाइटनेस
और चीयरनेस, इन चीज़ों को जो उसने लिया है, इसको उसने फॉर्म में तब्दील किया है कि इसको हम असल फॉर्म कहते हैं। जो हमें दिख रही हैं दरअसल ये शैडोज हैं, यानी कि जो हमें केव के अंदर दिख रही थी वो शैडोज हैं। तो जब वो गार से यानी कि केव से बाहर निकला, तो उसका जो जहालत थी या उसका जो वहम था, वहम की दुनिया थी, वो उससे बाहर आ गया और उसने देखा कि वो चीज़ें झूठी थी और मुख्तसर थी, यानी कि बस उतना ही इल्म था, वो तजुर्बात की बुनियाद पे जो उन्होंने हासिल करके उसको यकीन कर लिया, हालांकि वो गलत था। अब आज़ाद इंसान ने जो चीज़ इल्म से हासिल की, अपनी अकल से हासिल की, तो वो हकीकत तक पहुंचा। अब देखें, उसने सूरज को देखा, तो क्या था कि सूरज जो था वो सूरज की जो रोशनाई थी, यानी कि रोशनी की जो सूरज की रोशनाई थी, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ था। उस सब चीज के पीछे असल फॉर्म थी उसकी रोशनाई सूरज की। और जब ये चीज वो समझ गया, तो प्लेटो के मुताबिक आम लोगों की जिंदगी और आम लोगों की दुनिया वो इस तरह से गुजरती है, लेकिन एक अक्लमंद इंसान जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर जब वो रीजनिंग करता है, लॉजिकली चीज़ों को देखता है, तो वो उसकी असल चीज़ तक पहुंचता है। अब रही बात कि प्लेटो ने आगे इन चीज़ों पे क्या कहा है, तो मैं आपको इस चीज़ में बताता हूँ कि प्लेटो का दरअसल मानना क्या है कि फॉर्मनेस क्या है। हालांकि मैं इसको मुख्तलिफ लेता हूँ, प्लेटो ने जो चीज़ें रखी हैं मैं इसको अलग से चीज़ें लेता हूँ। प्लेटो के मुताबिक एक ये जो दुनिया है ये एक परछाई के तौर पे है, असल फॉर्म कहीं और है, और वही जो है वो बुनियाद है। तो ये हम इसलिए नहीं कह सकते कि जिस तरह से उसने कहा कि ये प्लेटो की फॉर्म का वर्ल्ड जो है वो अलग है, एक वर्ल्ड उसका, और ये वाला वर्ल्ड अलग है। तो असल फॉर्म वहां से रहती है, वहां से जैसी चीजें दिखती हैं ये यहाँ पे इसकी एक हिसाब से कॉपी लगा लीजिए। कॉपी, अगर फ्लावर है तो ये उस असल फॉर्म की कॉपी है, और घोड़ा है तो उस असल फॉर्म की कॉपी है। तो इसको अब देखते हैं कि इसको हमारी नज़र में इसको क्या कहा जाता है। जैसे गुलाब का एक मिसाल मैंने दी थी आपको, तो उसने कहा कि जो गुलाब हम देखते हैं, और उस गुलाब को जब हम देखते हैं तो उसका यहाँ पे क्या है कि वो मुरझा जाता है, वो टूट भी जाता है, वो सूख भी जाता है, वो रंग बदलता है, लेकिन जो असल गुलाब की फॉर्म मौजूद है वो हमेशा एक जैसा है, ना मुरझाता है ना बदलता है। वो फॉर्म क्या है, वो असल दुनिया है, उसको हम अकल से ही पहुंच सकते हैं। इसी तरह से उसने जस्टिस की बात भी की कि दुनिया का हर इंसान अदालत का तस्वुर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन प्लेटो के मुताबिक जो एक असल जस्टिस का फॉर्म है वो परफेक्ट और यूनिवर्सल है, यानी कि जो चीज़ें यूनिवर्सल हैं, जो चीज़ें वो हैं, उनकी एक असल फॉर्म और भी मौजूद है। तो अब क्या है कि उस फॉर्म की उसने क्या करा कि फॉर्म जो है वो इटरनल है, परफेक्ट है, फिजिकल दुनिया से अलग है, और हर कॉन्सेप्ट का एक फॉर्म होता है, गुडनेस का, ब्यूटीनेस का, और ट्रीनेस का, ह्यूमनेस का, एक हर चीज़ का एक अलग से फॉर्म होता है। लेकिन अब इस्लाम इस चीज़ को क्या करता है, इस्लाम इस चीज़ को डिनाई करता है। इमाम गज़ाली इस पे कहते हैं कि एब्सोल्यूट जो इल्म है ना वो अल्लाह के पास है, यानी कि जो एब्सोल्यूट चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट वो है, वो अल्लाह का इल्म है। और वो जो चीज़ें देता है वो चीज़ें ऐसी नहीं है कि वो चीज़ें प्लेटो के जैसे कि ये सिर्फ कॉपी है, कॉपी नहीं है, बल्कि ये चीज़ें भी असल हैं, लेकिन इसका हकीकत, इसका सोर्स क्या है, वो अल्लाह है। इब्ने सीना इसको क्या मानते हैं, इब्ने सीना कहते हैं कि ये जो फॉर्म का उसने मेथड दिया है ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो इल्म है वो अल्लाह की नॉलेज का हिस्सा है, यानी कि वो अल्लाह की नॉलेज में है। वो ये जो फॉर्म का होना है वो अल्लाह की नॉलेज में है, ये कोई अलग रियलिटी नहीं है, जिस तरह से प्लेटो ने कहा कि एक अलग रियलिटी है, एक अलग वर्ल्ड है। इब्ने तैमिया ने इसको पूरा रद्द किया है। मैं चूंकि इन तीन स्कॉलर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हमेशा ही पिछले स्ट्रीम में इन तीनों स्कॉलर्स की बात ली थी मैंने, जो सेक्रेटरीज को रद्द किया था। उन्होंने कहा है कि ये कोई अलग जहान नहीं है, असल इल्म वही होता है जो कुरान और वही के जरिए हमसे हासिल होता है, और जो सुन्नत से हमें मिलता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है, वो असल वो इल्म है, ये एक फॉर्म वाला जो नहीं है। अगर हमें ये मिला है कि अल्लाह ने हमें क्रिएट किया है तो वो असल इल्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ये बोलें कि कहीं एक और जहान बसता है
जहाँ रियल चीजें हैं और ये जहान उसका कॉपी है, ऐसा नहीं। अब दूसरी एक चीज है, अब जो ये प्लेटो ने दिया था, प्लेटो इसमें खुद भी कंफ्यूज था। अब ये बड़ी मजे की बात यह है कि प्लेटो के मुताबिक भी जो इतनी सारी दुनिया में, क्योंकि फ्लावरनेस एक हो गई, हॉर्सनेस एक हो गई, चेयरनेस एक हो गई, ट्रीनेस एक हो गई, तो इस तरह से तो मतलब अनगिनत फॉर्म्स हो जाएंगी और अनगिनत चीजें, अनलिमिटेड फॉर्म्स होंगी। तो प्लेटो के मुताबिक हर एक कॉन्सेप्ट का एक असल फॉर्म है, लेकिन वो चीजें सिर्फ जिनका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो उनका फॉर्म मौजूद है। अब इसमें खुद सवाल आते हैं, जो क्रिटिसिज्म हुआ था प्लेटो पे, उस पे ये भी हुआ था कि इस पे जो है सवाल उठे थे कि क्या मिट्टी के ढेर का भी एक फॉर्म होगा, और अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका फॉर्म होगा, तो बुरी चीजें भी, जैसे झूठ है, उसका भी कोई फॉर्म होगा, यानी कि उसका भी कोई असल फॉर्म होगा। और अगर इंडिविजुअली चीज का कोई फॉर्म होता है, तो क्या एक जैसे अच्छा घोड़ा है तो एक गंदा घोड़ा भी होगा, तो उसका भी क्या अलग अलग फॉर्म्स होगा? क्योंकि घोड़े की अलग अलग फॉर्म होंगी, तो अच्छे घोड़े की और गंदे घोड़े की भी अलग अलग क्या फॉर्म्स वजूद में आएगी। प्लेटो ने इस बात का खुद भी माना है कि ये जो थ्योरी है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसी वजह से प्लेटो का भी जो शागिर्द था एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, उसने इस पूरी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रद्द किया था, और उसने कहा था कि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फिजिकली दुनिया ही असल चीज़ें हैं, कोई ऐसी फॉर्म्स वाली एक अलग दुनिया जो है, अलग वर्ल्ड जो है वो क्रिएट नहीं होता। तो ये प्लेटो की जो बात थी कि फॉर्म का एक अलग यूनिवर्स है और उस चीज़ों से ये कॉपी होता है, तो उसने फिर उसमें कहा था कि वो फॉर्म इटरनल भी है, ये भी है, वो फॉर्म जो है वो ना किसी से बनी, वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड भी है। तो उसने इस पे काफ़ी चीज़ दी थी, लेकिन उसके ही शागिर्द ने इस चीज़ों को जो है वो कर दिया था। अब इस्लाम इसमें क्या कहता है? इस्लाम का वही नज़रिया है, JTB, जस्टिफिकेशन, ट्रूथ और बिलीफ। और इसने जो जाब्ते दिए थे उसको भी इस्लाम ने रद्द किया, कि उसको उसने जिस तरह से ये जाब्ते रखे थे उस तरह से इन चीज़ों को देख, अगर हम अपनाएं, यूज़ करें इन जाब्तों को, तो हम असल इल्म तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमें ज़रूरत होगी वही की, हमें ज़रूरत होगी टेस्ट मनी की, टेस्ट मनी और वही एक ही उसमें आ गई कि चलो हाँ, हमें ज़रूरत होगी इंटेलेक्चुअल की, हमें ज़रूरत होगी जो है बाकी दीगर चीज़ों की, सेंसेस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस्लाम ने एक परत रखी है, मतलब नॉलेज हासिल करने की, कोई एक ही चीज बयान नहीं कर दी जिस तरह से इन लोगों ने बयान की। हर एक नॉलेज के लिए एक परत है इस्लाम में कि नॉलेज किस तरह से हासिल की जाती है। सेंसेस से नॉलेज भी हासिल की जाती है, और रीजनिंग के थ्रू भी जो है वो नॉलेज हासिल की जाती है। इस तरह से जो इंसान की हिस्स है, यानी कि उसके अंदर इंटेलेक्ट है, उससे भी जो है नॉलेज हासिल की जाती है। इसी तरह से वही से भी इल्म हासिल किया जाता है, नॉलेज हासिल की नहीं, इल्म हासिल किया जाता है। तो इस तरह से ये फिलोसोफर ने जो बात रखी थी वो मैंने आपके सामने बयान की। मैंने लिंक पब्लिक कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, जो आपने कोई बात करनी है या कुछ भी आपके सवाल